बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बहुत मजे की चीज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यानी ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। और आपको पता ही है स्टूडेंट्स की 2026 की पेरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू तीनों चीजें आने वाली हैं, यानी इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर में। और अगर किसी बच्चे के पास पेरिंग स्कीम नहीं है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी और इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपने ले लेना है अपना कॉपी और पेन और बैठ जाए इस वीडियो को देखने, ताकि आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट आपसे प्रिपेयर हो जाए। और उसके लिए स्टूडेंट्स 2 बातें मैं यहाँ लिखूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लिखूंगी उनको आपने नोट करना है और उनको नोट करके आपने उनको प्रिपेयर भी करना है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूं कि ये वीडियो मैं शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आपको देने वाली हूँ, यानी इसमें वही टॉपिक्स होंगे जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं, और जो नहीं है उनको यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगी। अगर एक साथ एक कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करना आपके लिए मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप वीडियो को जहां चाहे रोक सकते हैं और रोक कर अपनी बाकी की एक्टिविटीज करें, उसके बाद आप दोबारा से प्रिपरेशन करें। और नंबर 2 पे अगर आपको इसकी स्पीड जरा कम लगे तो आप 1.5 या 2x पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, चैप्टर की क्या आउटलाइन है वो यहाँ लिखी हुई है। स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस होंगी जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह कैसे किसी भी एलिमेंट के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इस टॉपिक में बताऊं। सेकंड टॉपिक आपका है मोसलेस वर्क, यानी हम देखेंगे कि मोसले ने हमें क्या काम करके दिया। उसके बाद थर्ड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, क्वांटम नंबर्स, इस चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। फिर आ जाएगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर बच्चे को आने चाहिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करें। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर्ली करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताएं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने मिनट्स के लिए, कितने घंटों के लिए या कितने टॉपिक्स को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा कि 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, इससे ज्यादा ही सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस की बात करी थी कि चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूं कि एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। तो पूरी पूरी डेफिनेशंस मैं आपको नहीं लिख कर दूंगी, मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दूंगी जिनको आपके लिए याद रखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के अंदर जो पाए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को कैपिटल जी यानी Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल Z इसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी मैस नंबर की डेफिनेशन। और मैस नंबर के अंदर नंबर ऑफ, और स्टूडेंट्स मैस नंबर को ही न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है। तो आपको दोनों दोनों नाम याद रहने चाहिए कि न्यूक्लियॉन नंबर, मैस नंबर, एटॉमिक मैस, ये तीनों एक ही चीज के 3 टर्म्स यूज होती हैं। अब मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद को प्रोटॉन्स की तादाद में जमा कर लेने से हमें मिल जाता है एटॉमिक मैस। और स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको पता ही है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और मैं आपको बताती चलूं कि हम एटॉमिक मैस को या फिर मैस नंबर को या फिर न्यूक्लियॉन नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए है। और अगर हमें ये देखना है कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर का रिलेशनशिप क्या है, यानी ए और जी का रिलेशनशिप अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है A is equal to N plus Z।
N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, C रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और A रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यहां से अगर आपको किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर पता है तो आप उससे मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एलिमेंट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता है तो फिर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला रीअरेंज कर देती हूँ कि ये सी दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस तरफ एड अप हो रहा है, और यहाँ बच जाएगा n जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक एलिमेंट के लिए निकाल कर दिखा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होती है। तो एल्यूमिनियम की हम बात करेंगे। एल्यूमिनियम को आप लोग जानते होंगे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 13 है। फिर इसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर वो 27 है। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर को नीचे की साइड पे और मास नंबर को ऊपर की साइड पे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एलिमेंट के सैंपल में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो हमें यहाँ से पता चल गया कि यही क्या है, यही तो एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हमें पता चल गए सिर्फ इस एलिमेंट को देखते हुए कि 13 है। इसके अलावा हमें क्या पता चला, इसके अलावा हमें पता चला इसका एटॉमिक मास, या फिर जिसको आप मास नंबर कहते हैं या फिर जिसको आप न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, वो है 27। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने यहां आपको लिख दिया, n इज इक्वल टू a माइनस z। a क्या था, 27 था, z क्या है, 13 है, और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इससे हमें n की वैल्यू मिलेगी जो कि 14 होगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एल्यूमिनियम में 14 है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये हमने किसी न्यूट्रल एटम की बात की, एक न्यूट्रल एलिमेंट था, एक न्यूट्रल एटम था। अगर मैं आयन की बात कर लूं जो कि कुछ ऐसे होगा Al+3, इसके लिए अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहती हूँ तो वो तरीका भी आपको सिखा देती हूँ कि आयंस के भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। और आयंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है कि 13 थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है, मैं पी लिख रही हूँ। ठीक है, 13 थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकाल लिए जो कि 14 लिख लिया, और मैं इसको n लिख रही हूँ, न्यूट्रॉन्स को 14 थे। सही है क्या, हमें प्रोटॉन्स भी पता है, न्यूट्रॉन्स भी पता है, इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितने किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स हों उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। तो अगर इस न्यूट्रल एटम में 13 प्रोटॉन्स थे, इसका मतलब है 13 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो स्टार्ट में इस एलिमेंट, इस एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसमें एक चार्ज आ चुका है जो कि +3 है, और +3 का मतलब है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल चुके हैं। तो हम कर देंगे -3, -3 करने से हमारे पास आंसर बचेगा 10। तो यहाँ पे जबकि ये आयन बन चुका है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 बचे हुए हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन्स हों, जबकि आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और इलेक्ट्रॉन्स बच गए ओनली 10, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके अंदर, कुछ ऐसे आयंस हैं कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और वो आपको पता है कि एनाइंस होने चाहिए, क्योंकि ये केटाइन था, पॉजिटिव चार्ज केटाइन पे होता है और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम एक एनाइन को लेकर उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये साफ कर दूं, और आप लोग मुझे यहाँ तक कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अभी तक समझ नहीं आई, या ऐसी कौन सी बात है कि जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो यहाँ हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोराइड आयन है।
उसके लिए मैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखें कि क्लोरीन एटम, न्यूट्रल एटम, उसका एटॉमिक नंबर 17 जो कि मास नंबर 35 होता है। ठीक है, अब यहां से आपको खुद ही पता है कि नीचे वाली वैल्यू Z यानी एटॉमिक नंबर की होती है और ऊपर वाली वैल्यू A यानी मास नंबर की होती है। ठीक है, ये आपको दोनों बातें ऑलरेडी अब पता ही है, पीछे हमने सीख ली थी। तो यानी यहां से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल चुके हैं जो कि 17 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता है कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो ये 17 थे। लेकिन अब चूंकि इस पे एक चार्ज आ चुका है जो कि -1 है, तो उस चार्ज के बाद क्लोराइड आयन के लिए मैं निकाल रही हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके लिए 17 थे ऑलरेडी, एक इसने गेन कर लिया और गेन करने के बाद ये टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसी भी आयन के लिए या न्यूट्रल एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन लिखी थी हमारी वीडियो की, जिसके अंदर सेकंड टॉपिक हमारा, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट करते जाएं। अगर आपके पास फर्स्ट स्क्रीनशॉट है, फर्स्ट स्लाइड का नहीं है, तो पीछे जाके आप लोग कर लें उसको स्क्रीनशॉट। उसके मुताबिक आप लोग देखेंगे कि सेकंड टॉपिक हमारा था मोज़ले's वर्क, कि मोज़ले ने हमारे लिए क्या काम किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोज़ले ने 1913 में 1913 में हमें इंट्रोड्यूस करवाया एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर ये जो है ये मोज़ले ने ही डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स मोज़ले ने एक काम किया कि मोज़ले ने कैथोड रेस फॉल करवाई एक न्यूट्रल एटम पे, और जैसे ही उसने कैथोड रेस को फॉल करवाया, बम्बार्ड किया न्यूट्रल एटम पे, तो न्यूट्रल एटम के अंदर से एक्स रेस रिलीज होना स्टार्ट हो गई, निकलना स्टार्ट हो गई। और मोज़ले ने वहां से हमें एक रिजल्ट दिया। मोज़ले कहता है कि एक्स रेस जो कि निकल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, और फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कि उसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। उसे कहा कि जो वहां से एक्स रेस निकल रही हैं उन एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। यानी जितना ज्यादा किसी एलिमेंट का, किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट की वैल्यूज निकलेंगी फॉर दैट एटम, फॉर दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है, तो ये हमें मोज़ले ने बताया, और इतनी सी ही बात को आपने याद करना है। और स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन अभी तक तो आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में मैंने बताया ही नहीं। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हम इन्हीं चीजों को कहते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये बेसिक पार्टिकल्स हैं जो मिलकर किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। हम ये देखेंगे कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या इन पर कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके लिए पहले मैं बोर्ड इरेज कर लूं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने केमिस्ट्री के टीचर का नाम बताएं, और ये बताएं कि आपके केमिस्ट्री के टीचर किस तरह के, आपको कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना अच्छा गाइड करते हैं, और क्या आपको जितना आप सिलेबस वहां पे पढ़ चुके हो, प्रिपेयर कर चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, क्या वो आपको याद भी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके लिए एक छोटी सी डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। मैंने दोनों तरफ दो प्लेट्स रखी हुई हैं, इनमें से एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है यहां से और अपवर्ड है यहां से। ठीक है, उसके बाद यहां से मैं बीम ऑफ पार्टिकल्स, वो मैं यहां से शूट कर रही हूं, बीम ऑफ पार्टिकल्स। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि कुछ ऐसी बीम्स थी, और ये जो बीम्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों की हैं।
हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं। और अगर कोई चीज, कोई पार्टिकल जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको पता है कि उस पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो भी नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये कौन है? ये है प्रोटॉन। ठीक है। फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे कि जिनकी बीम को जब हमने फॉल करवाया तो वो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, बल्कि वो स्ट्रेट पाथ पर चलती रही। और उसका जो पाथ था दैट वाज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। और आपको पता है जब एक चीज इस डायरेक्शन में हो और दूसरी चीज इस डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है और इस 90 के एंगल को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की? हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन ये की कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। और ऑब्वियसली हमें पता है कि वो चीजें जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी उनको नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन की बीम। ठीक है। और क्योंकि जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई उस पे ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, वो न्यूट्रल था, और न्यूट्रल तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने जो फोकस करनी है, जो गौर करनी है, वो ये है कि प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स वो यहाँ से डिफ्लेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन उनका एंगल और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्लेक्ट करने का एंगल जब हम इसको मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन थोड़ी ज्यादा हुई हुई है, जबकि प्रोटॉन्स की डिफ्लेक्शन थोड़ी कम हुई हुई है। एंगल से हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो हमने इन तीनों चीजों को या इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन्स में से मैं आपको यहाँ पे कुछ मेन या कीवर्ड्स लिख के दे रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, पूरा पूरा आप अपनी बुक से लिखेंगे। अच्छा, कंक्लूजन्स में ये था कि न्यूट्रॉन्स चूंकि न्यूट्रल हैं, इसी वजह से ना तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन हमने ऑब्जर्व की। ठीक है। जबकि हमने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स were deflected towards positive plate। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हुए और किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए? टूवर्ड, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, ये मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ, टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि इनका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो जरा ज्यादा है। बिकॉज उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मैस है वो प्रोटॉन्स के मैस के मुकाबले में कम है। और कितने गुना कम है? दैट इज 1/1836 टाइम्स लेस देन द मैस ऑफ प्रोटॉन्स। 1/1836 गुना इलेक्ट्रॉन लाइटर है, इलेक्ट्रॉन वजन में कम है। किससे? प्रोटॉन से। ठीक है। इसी वजह से जाहिर है जो चीज हल्की है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, वो ज्यादा मुड़ेगी, उस पर थोड़ी सी अट्रैक्शन लगने से भी ज्यादा सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगी, जबकि जो हैवी है उस पर फोर्स उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी और उसकी रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने थर्ड जो ऑब्जर्वेशन यहाँ से की वो जाहिर है प्रोटॉन्स के बारे में होगी। और प्रोटॉन्स को हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो डिफ्लेक्ट तो हुए हैं लेकिन किसकी तरफ हुए हैं? टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। डिफ्लेक्शन हुई है लेकिन ये डिफ्लेक्शन हुई है नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है। और डिफ्लेक्शन का एंगल आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि कम है थोड़ा, और उसकी रीजन यही है कि इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर हम मेजर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए देखिए आपको फॉर्मूलाज लिख के दे देती हूँ। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन is directly proportional to the charge but it is inversely proportional to mass। चार्ज की डायरेक्ट है और मैस की इनवर्स है। किस चीज के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है? ये मैंने लिखा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए। और फिर स्टूडेंट्स हम एक और चीज लिखेंगे और वो फॉर्मूला होगा रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन का। अच्छा, ये रेडियस मैंने कैसे निकाल लिया? यहाँ पे तो कोई सर्कुलर चीज ही नहीं है, तो रेडियस किस चीज का? सर्कल का रेडियस होता है ना, आपको पता है। तो सर्कल का रेडियस कैसे निकाल लिया मैंने, जबकि कोई यहाँ सर्कल है ही नहीं। तो सर्कल हमने ये अज्यूम किया
कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ से मूव करके जा रहे थे प्रोटॉन वाले, आपने देखे कि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमने अज्यूम किया कि सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो गए, और हमने यही अज्यूम किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो फिर जाहिर है सर्कल का रेडियस होता है, और उस रेडियस को अगर हमने निकालना है कि कितना रेडियस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब वो डिफ्लेक्ट हुए, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखकर दे रही हूँ। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट पिछले फॉर्मूला जैसा ही है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो एक बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है, और वो बात ये है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के बिल्कुल उलट है, एक दूसरे का मुखालिफ है, और इसको हम कहते होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स का टॉपिक। लेकिन यहां से कुछ इंपॉर्टेंट और मजेदार सी बातें आपको याद रखनी है कि चार्ज हम कह रहे हैं कि चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, मैस हम कह रहे हैं मैस की वैल्यू पुट करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो उनके चार्जेस और मैसेज की वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर देती हूँ प्रोटॉन का चार्ज, फिर मैं लिखती हूँ न्यूट्रॉन का चार्ज, और फिर मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और चार्ज का सैंपल ये क्यू होता है, इसलिए मैंने क्यू लिखती है, मैं क्यू वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका चार्ज हो गया 0। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6022 क्रॉस 10 raised to power -19 पॉजिटिव फिगर्स। इलेक्ट्रॉन पे इक्वल चार्ज है लेकिन नेगेटिव फिगर्स 1.6022 क्रॉस 10 raised to power -19। ये मैं इनके चार्जेस कूलम में आपको बता रही हूँ, कूलम एक यूनिट है ना, उसमें बता रही हूँ। रिलेटिव चार्जेस जो हैं वो तो आपको पता है कि प्रोटॉन पे +1 होता है, न्यूट्रॉन पे 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये वाले कूलम के चार्जेस और वो जो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं वो होते हैं रिलेटिव चार्जेस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इन तीनों के मैसेज की। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरी तरफ लिख के देती हूँ मैस की वैल्यूज, और मैस को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। m वैल्यूज लिख रही हूँ तीनों की, और तीनों की m वैल्यूज यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ। जैसे ही मैं ये वैल्यूज आपको लिख कर दूँ, आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट, और इन वैल्यूज को आपने याद करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स के लिए जो मैस है वो है 1.67 क्रॉस 10 raised to power -27 इसका मैस है, ठीक है। और ऑलमोस्ट इक्वल मैस है न्यूट्रॉन का, दैट इज 1.67 क्रॉस 10 raised to power -27। लेकिन हमने यहाँ बताया कि इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.109 क्रॉस 10 raised to power -31। आप लोग शायद ये समझ ना लें कहीं कि यहाँ पे 1.67 था, यहाँ पे 9.1 है, तो ये स्मॉलर वैल्यू कैसे हो गई? ये स्मॉलर इसलिए हो गई कि यहाँ आप लोग देखें -31, और जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज बड़ी हो वो एक्चुअली में छोटी काउंट की जाती है। बड़ी नेगेटिव वैल्यूज कम होती हैं और छोटी नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इन दोनों का मैस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बातें आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है, याद कर लेनी है, एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, या हर तरह से आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक आयोनाइजेशन एनर्जी का है। मैं बस टॉपिक का नाम चेक कर लूं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का ही है। लेकिन उससे पहले स्पेक्ट्रम का टॉपिक है। स्पेक्ट्रम का टॉपिक आपके पास आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, पुराना टॉपिक है, 9th क्लास में आपने इसको पढ़ा था। अब हम इसको रिवाइज या रिपीट कर रहे हैं, और आपने इसी टॉपिक को चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ लिया है। ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक था, ठीक है। अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी आयन बनाने के लिए, आयन फॉर्मेशन के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आयन फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आई ए इसका सैंपल है, इसलिए मैंने आई ई लिखा हुआ है।
डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें, क्योंकि आपके बुक में इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में नहीं दी गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बनेगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार required to remove electron, required to remove an electron from gaseous isolated atom, from valence shell of gaseous isolated atom भी आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से ही होना है, वैलेंस शेल से ही होना है, फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमने कहा इसकी आई डॉट ई है। स्टूडेंट्स आपके पास ना मैं आपको कुछ जनरल इक्वेशंस लेके दे रही हूँ कि सपोज कर रही हूँ अगर मेरे पास एक एटम है जो एक्स है और इस एटम में से मैंने आयन बनाना है, ये न्यूट्रल एटम है क्योंकि इस पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसको आयन बनाना चाहती हूँ तो मुझे इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी देने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके लिए जो मैंने एनर्जी इसको दी होगी उस एनर्जी को मैं डेल्टा एच आई 1 से रिप्रेजेंट करूंगी। ऐसे क्यों? डेल्टा एच एंथैल्पी को कहते हैं एनर्जी ही होती है एक्चुअली, और आयनाइजेशन की एनर्जी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है उसको हम डेल्टा एच आई 1 कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब ये आयन तो बन चुका हुआ है, लेकिन इसी आयन में से अगर मैं मजीद एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हूँ, आयन में आपके आना चाहिए कि हमने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, क्या हम दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखेंगे जो यूनिक पॉजिटिव आयन है X प्लस है, इसको अगर मैं मजीद कुछ एनर्जी दे दूं तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, इसलिए +2 चार्ज हो जाएगा इसका। ठीक है, और जबकि मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए मजीद मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी, और वो जो मैं मजीद एनर्जी दे रही हूँ स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं डेल्टा एच आई 2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी यूज हुई वो, क्या हम थर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उस आयन को लेना है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से निकल चुके हैं। तो मैंने ले लिया X+2 को, मजीद इसको कुछ एनर्जी दूंगी, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इस पर चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स +3। लेकिन मुझे मजीद एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो मजीद एनर्जी हम स्टूडेंट्स इसको देंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच आई। और मुझे आप लोग खुद बताएं कि क्या लिखूं यहाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। तो यहाँ तो जीनियस बच्चे बैठे हुए, इनको तो सब पता है। तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है कि यहाँ हमें लिखना है 3, क्योंकि हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ऐसा कौन सा एटम है कि जिसमें से मैंने ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए? यहाँ तो मैंने जनरल बात की, लेकिन किसी ना किसी एटम के साथ तो ऐसा हो रहा होगा। तो जिस एटम के साथ मैं ये सब कर रही थी उसका नाम अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उस एटम का नाम है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg के सिंबल से, कैपिटल M स्मॉल g। और आपको पता है कि ये हमारी एग्जाम्पल है इस टॉपिक की। ठीक है, और मैं आपको अभी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह अगर बता दूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 12 और इसका मास नंबर है 24। और मैंने इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले, तो उसके लिए मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। गौर से देखते जाएं, गौर से सुनते जाएं, बातों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने गौर से बातों को सुना। ठीक है, अब देखें, ये है हमारा मैग्नीशियम एटम, ये है उसका न्यूक्लियस, ये है उसका फर्स्ट शेल, ये है उसका सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में आपको पता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 मैंने फिल कर दिए। यहाँ सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 और 2 आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और उसके बाद भी अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, और वो कितने बचे हुए हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बिल्कुल दुरुस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे।
और ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 2 हैं जो कि थर्ड शेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि हम 1 बाय 1 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाहिर है वैलेंस शेल में से ये निकलेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसके लिए मैं कुछ एनर्जी दूंगी और उस एनर्जी को देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला और उसके लिए जो एनर्जी थी जिसको हमने डेल्टा HI2 कहा, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी थर्ड शेल यानी वैलेंस शेल में से ही एग्जिट होगा। और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इस बात का कि थर्ड शेल न्यूक्लियस से काफी ज्यादा फासले पर होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे जरा कम है। यूं मान लें कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थर्ड रो में बैठे हुए 2 बच्चे हैं क्लास के अंदर, और फिर ये सेकंड रो में बैठे हुए 8 बच्चे हैं और ये फर्स्ट रो में बैठे हुए 2 बच्चे हैं और ये न्यूक्लियस आपका टीचर है, ट्यूटर है जो सामने खड़ा हुआ है। तो मुझे आप लोग खुद बताएं कि सबसे ज्यादा फोकस फर्स्ट रो पे होगा, सेकंड पे होगा या थर्ड पे होगा? जाहिर है सबसे ज्यादा फोकस फर्स्ट पे होगा, फिर से कम सेकंड पे और सबसे कम थर्ड पे। तो थर्ड रो में से इलेक्ट्रॉन को निकालना या थर्ड रो के बच्चों के लिए कुछ इधर उधर की एक्टिविटीज कर लेना थोड़ा ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट रो, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं, कम एनर्जी से भी ये निकल जाते हैं। और मैं बताती चलूं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन की उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखिए। अब ये बाहरी वाला शेल निकल गया, पूरा इलेक्ट्रॉन्स चले गए, शेल चला गया, तो ये जगह हो गई खाली। अब मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं इसको इरेज करके और फिर आप लोग देखिएगा। ये देखें अब ये निकल चुका है और इसके निकलने के बाद स्टूडेंट्स कितने शेल्स बच गए? 2 शेल्स बच गए, यानी 2 रोज बच गए बच्चों। अब टीचर का फोकस अभी भी ज्यादा फर्स्ट पे है, लेकिन सेकंड पे थर्ड की निस्बत थोड़ा ज्यादा था। और सेकंड से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 3 टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इन 8 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत हाई अमाउंट एनर्जी की देनी पड़ेगी। तो इससे हमें ये समझ में आया कि डेल्टा HI1 की वैल्यू बहुत कम थी एज कंपेयर टू थर्ड वन, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा थी। और सेकंड की वैल्यू थर्ड से तो कम थी लेकिन फर्स्ट से थोड़ी ज्यादा थी। ठीक है, तो यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच ग्रेटर देन द फर्स्ट वन? कि पहली वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, उससे तीसरी एनर्जी ज्यादा क्यों है? तो आप लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर थोड़ी ज्यादा होने की वजह से। और ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द थर्ड वन। That's why energy required for removing third electron is greater than the first one. ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा अपने पास। अब देखें, अब फ्रेंड्स यहां से हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ कि अगर मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट अरेंज किया गया है ग्रुप्स और पीरियड्स की शक्ल में, और अगर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं पीरियड्स के अंदर मूव करती जाऊं, यानी लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करूं और राइट पे मूव करती जाऊं, तो क्या सपोज करिए कि मैं थर्ड पीरियड की बात कर रही हूं, तो क्या सारे एलिमेंट्स के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी यहाँ पर मौजूद एलिमेंट पे यहाँ पर सबकी सेम होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन तो बनता है, ये माइंड में आना भी चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्रेंड इन पीरियड्स। पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फैशन है, क्या ट्रेंड है, कैसे ये इंक्रीज या डिक्रीज करती है या क्या सेम रहती है? तो स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा मेरी बातें सारी आपने गौर से ही सुनी है। यहाँ पर मौजूद एलिमेंट का साइज थोड़ा बड़ा होता है, उससे अगले एलिमेंट का साइज उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यहाँ मूव करते जाए आप लोग, एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है। और एटम के साइज के रिड्यूस होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का फासला कम हो रहा है। और अगर वही कि टीचर और बच्चों का फासला कम हो रहा है, और अगर टीचर और बच्चे का फासला कम हो रहा है, तो क्या टीचर का फोकस बच्चे पे बढ़ नहीं जाएगा? अगर टीचर का फोकस बच्चे पे बढ़ गया तो बच्चे का क्लास से निकलना मुश्किल है या आसान? ऑब्वियसली मुश्किल है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ वाले बच्चों या यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकलना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस करीब है और इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि यहाँ कम देनी पड़ती है।
तो हम लोग कहेंगे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। जबकि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ यानी ग्रुप्स में मूव करें, इन ग्रुप्स, तो ग्रुप्स का मतलब है कि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, यहाँ 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 या कहीं भी किसी भी ग्रुप के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक ट्रेंड लगता है, वो ट्रेंड ये है कि जो सबसे ऊपर मौजूद एटम है उसका साइज कम होता है, उससे बड़ा, और फिर इस तरह नीचे मूव करते करते एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है। अगर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ रहा है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फासले के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल, और जब मुश्किल है तो वहां हमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर यहाँ आसान है निकालना इलेक्ट्रॉन को तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं इन आर ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चाहे हम जिस मर्जी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा हो जाता है एंड। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और दूसरी बात आपको बताती चलूं कि इसी टॉपिक के अंदर एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में आपको मैग्नीशियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ड्रॉ करके दिखाई गई हैं, जो कि फर्स्ट पेज पे। फिर सेकंड पेज पे आप इसी टॉपिक के चलें तो वहां पे एक और ग्राफ बनाया हुआ है जो कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स या ग्रुप या एलिमेंट्स, आई थिंक सारे एलिमेंट्स का दिया हुआ है। तो उस ग्राफ को, सेकंड पेज वाले को तो आपने बिल्कुल नहीं करना, फर्स्ट पेज का ग्राफ आप देख लें। अगर आपको बनाना आ जाता है, नीट बना लेते हैं, गन नहीं मारेंगे तो आप कर लें उसको, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझसे सही ड्रॉ नहीं होगा तो आप बेशक ना भी करें, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक और टॉपिक कंप्लीट। और जाहिर है अब बोर्ड आपका हो चुका है फिल, बोर्ड में कोई स्पेस नहीं है, तो बोर्ड को मुझे करना पड़ेगा इरेज, और मैं बोर्ड को इरेज कर लूं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आई होप क्वांटम नंबर्स का होगा। आप लोग भी चेक कर लें बुक में कि कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, और फिर हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स का, और क्वांटम नंबर्स के टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाई हुई है। सपोज कर लें स्टूडेंट्स, ये एक मेरा स्टूडेंट है और इसका नाम अहमद है, और मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप में से जिस भी बच्चे को मेरे नोट्स चाहिए जो कि इजी वर्डिंग में लिखे हुए हैं, जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो अहमद के पास है, आप अहमद से ले लें। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मुझसे 3 से 4 बातें पूछेंगे, जिनमें से सबसे पहले आप लोग शायद मुझसे ये पूछ लें कि मैम अहमद किस सिटी में रहता है। उसके बाद आप लोग शायद मुझसे ये भी पूछें कि ये किस स्कूल में पढ़ता है। इसके अलावा आप लोग मुझे ये पूछेंगे कि किस क्लास में पढ़ता है और इसका रोल नंबर क्या है। यानी आप मुझसे इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए 4 बातें पूछेंगे, और इन चारों बातों की मदद से आप अहमद तक पहुंच पाएंगे। आप उसकी लोकेशन यानी वो किस जगह रहता है ये पता कर पाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने किसी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन का पता करना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके लिए हम क्वांटम नंबर्स की मदद से ये बात आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस बात का पता लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अहमद का तो शायद आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता भी दूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाते। हम उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ज्यादा चांसेस कहाँ पाए जाने के हैं, ये पता कर सकते हैं। और इस बात को पता करने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर्स की 4 टाइप्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ आपको 4 बातें बताई। सपोज कर ले कि मैं आपसे कहती हूँ कि अहमद भागलपुर में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है? भागलपुर में रहता है। और आप यूं समझ लें कि ये जो भागलपुर है ये हमारे क्वांटम नंबर्स में से क्वांटम नंबर जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे, ये वो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोग मुझसे उस बच्चे का स्कूल या कॉलेज पूछेंगे, और सपोज कर लें कि मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बच्चा पंजाब कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो पंजाब का वर्ड मैं आपको बताऊंगी, पंजाब कॉलेज का मैं जो नाम आपको बताऊंगी,
क्वांटम नंबर्स के अंदर हम इसको सेकंड टाइप यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर समझेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर समझेंगे। फिर आप लोग मुझसे इस बच्चे की क्लास पूछेंगे, जो कि मैं आपको सपोज कर लें फर्स्ट ईयर ही बता रही हूँ, और फर्स्ट ईयर को क्वांटम नंबर्स के अंदर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग मुझसे इसका रोल नंबर पूछेंगे, और रोल नंबर को मैं सपोज कर रही हूँ कि ये स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि क्वांटम नंबर की 4 टाइप्स, और क्वांटम नंबर की चारों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। उन बातों में से एक बात ये है कि ये मैं किसी एटम का सपोज करने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, और इसके अंदर ये मैंने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स ड्रॉ किए। शेल्स वो रास्ते हैं, वो पाथवेज हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स फर्स्ट शेल को के शेल का नाम दिया जाता है, सेकंड शेल को, ये फर्स्ट है यानी न्यूक्लियस के साथ वाले शेल को हम फर्स्ट कहते हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड शेल है, और सेकंड शेल को एल शेल कहा जाता है, सेकंड को एल शेल कहते हैं। उसके बाद ये थर्ड शेल है, और थर्ड शेल को एम कहते हैं। फिर फोर्थ शेल को एन कहा जाता है, एन शेल कहते हैं इसको, और एन कौन सा है, फोर्थ शेल है। एक तो ये आप लोग शेल्स के नाम और इनके नंबर्स याद कर लें। दूसरे स्टूडेंट्स आप लोग ये बात याद रख लें कि फर्स्ट शेल जो कि न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। और ये मैं आपको सपोज्ड नंबर्स लेकर दे रही हूँ कि फर्स्ट शेल की एनर्जी 5, सेकंड शेल की एनर्जी 10, थर्ड शेल की एनर्जी 15 और फोर्थ शेल की एनर्जी 20 है। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमने शेल्स की बात की कि एल एम एन है, इसके अलावा सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स में 4 सब शेल्स हैं, जिनमें से एक को एस, दूसरी को पी, डी और एफ कहा जाता है। तो ये बातें आपको पहले माइंड में रहनी चाहिए ताकि आप लोग क्वांटम नंबर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। तो चलिए मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में बताती हूँ। और स्टूडेंट्स, क्वांटम वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, यानी बहुत छोटी छोटी सी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कहाँ पाए जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 साइंटिस्ट, 2 केमिस्ट हैं कि जिन्होंने कुछ रोल प्ले किया। बोहर था, बोहर ने 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एटम का हमें बताया, और उसके बाद श्रोडिंगर या श्रोडिंजर के नाम से एक साइंटिस्ट है, इन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी, और ये बताया कि 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन्स कैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, यानी एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। और इन्होंने हमें 3 क्वांटम नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हम यहाँ पे 4 डिस्कस करेंगे। तो ये बातें आपने दोनों याद रखनी है। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप लोग देखें भाई, हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल, कॉलेज वाले प्रिंसिपल वाले हैं PAL वाले। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से। और स्टूडेंट्स, स्मॉल n तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज से रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटम नंबर्स को। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती हैं? ये वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी n की वैल्यूज हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सही हो गया? और n की वैल्यू अगर 1 होगी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब है कि मैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद शेल्स में से पहले शेल के शेल की बात कर रही हूँ। अगर n की वैल्यू 2 होगी, तो इसका मतलब है कि मैं l शेल की बात कर रही हूँ। अगर n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि मैं m और n की जब 4 होगी n की वैल्यू, तब हम बात कर रहे होंगे। सही है? इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक तो ये हमें साइज
ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा ये हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि एनर्जी कैसी होगी। अब मैं आपको ये सारी बातें ऐसे ऐसे करके क्लियर करती जाऊंगी, लेकिन एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। ये हमने शेल्स की बात की कि जब भी m की वैल्यू 3 होगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि हम m शेल की बात कर रहे हैं, यहाँ थर्ड शेल की बात कर रही है, ठीक है। और जब भी हमारी n की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब है कि हम फोर्थ शेल l शेल की बात कर रहे हैं, सॉरी n शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें इन शेल्स के अंदर मैं आपसे कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया। लेकिन इन शेल्स में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो इन शेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने के लिए पहले मैं चेक कर लूं कि नजर कहां तक आ रहा है आपको बोर्ड। हाँ, लिखा जा सकता है। अगर मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, शेल्स के अंदर निकालना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला याद रखना है, 2n² यूज होता है, ठीक है, 2n²। अगर n की वैल्यू मैंने आपको बताया 1 2 3 4 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। अगर सपोज करी हूं कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है, तो फिर मैं यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देती हूँ। 3 वैल्यू n की, 3 का स्क्वायर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 क्रॉस 3, 3 3 से हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 18। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग n की एक वैल्यू मैंने पुट करके दिखा दी, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताती जाती हूँ कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद l शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, और फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और लास्ट शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम। सही हो क्या? और मैंने दूसरी चीजें जो आपको बताई वो ये बताया कि n की वैल्यू हमें साइज के बारे में और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सब गौर से सुनिएगा ये बात मेरी, कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है और बस मैं आपको इतना ही बताऊं, तो ये देखिए आपको पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल की बात हो रही है, और थर्ड शेल की एनर्जी के बारे में आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट शेल से कम, सॉरी, तो आपको थर्ड शेल की एनर्जी के बारे में ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट और सेकंड शेल से ज्यादा एनर्जी होगी और फोर्थ शेल से कम एनर्जी होगी। तो एनर्जी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इसकी एनर्जी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट से टॉपिक्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो मैं आपको नहीं करवा रही, ठीक है। और नंबर 2 पे एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी एनर्जी की, दूसरी हमें मिली है साइज की। तो अगर ये थर्ड शेल है तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस से थर्ड शेल का फासला फर्स्ट और सेकंड की निस्बत ज्यादा होता है। तो साइज ऑफ शेल या size of orbit is greater as compared to the first and second one, जबकि फोर्थ से इसका साइज कम होगा। तो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पता, ठीक हो गया। और यही तो मैं कह रही थी कि आप अगर मुझसे किसी किसी भी बच्चे के बारे में पूछते हैं तो आप मुझसे पूछेंगे किस सिटी के अंदर है, सिटी, जैसे मैंने आपको कोई भी एग्जांपल दे दी, बिल्कुल ऐसे ही आप मुझसे n वैल्यू पूछेंगे, n वैल्यू को पूछकर आप मुझसे शेल की शेल का जो नंबर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और जब आपको शेल के बारे में पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली आपको उसका साइज और एनर्जी के बारे में पता चल ही जाएगा। तो फिर हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस करने से पहले मुझे सेंट्रल जो स्लाइड है उसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं उसको इरेज कर दूं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड टाइप है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल से, ठीक है। इसकी वैल्यूज भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही होती हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं इसकी, इंटीग्रल वैल्यूज। और एल की वैल्यूज हमेशा डिपेंड करती हैं एन की वैल्यूज पे, डिपेंड ऑन एन वैल्यूज, एन की वैल्यूज पे ये डिपेंड करती हैं। क्यों डिपेंड करती हैं? क्योंकि एल की वैल्यूज के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, n-1।
एन की जो भी वैल्यू है उसमें से -1 करते हैं, एल की वैल्यू निकल आएगी। और स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये है एल की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 हो सकती हैं। एल की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, या फिर लेस देन इक्वल टू n-1 होती है। लेस देन इक्वल टू एल की वैल्यू n-1 से या तो छोटी होगी या इसके बराबर होगी, और 0 से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। ये बात शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही हो, तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशंस करके दिखाती हूँ। और कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, मैंने कहा कि आपने n-1 करना है, एल की वैल्यूज निकलती है। सपोज कर लें कि n की वैल्यू अगर आपके पास 1 थी, n की वैल्यूज कितनी थी, 1 थी, तो n-1 हमने करना है। n की वैल्यू 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और जब 0 वैल्यू निकल आए तो आपको पता है कि 0 खुद 0 ही है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ 0 ही रहेगा, ठीक है। और जब भी l की वैल्यू 0 निकल आए तो इसका मतलब है कि हम s सब शेल की बात कर रही हैं, s सब शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा l की वैल्यू हम तब निकालें जब n की वैल्यू 1 नहीं बल्कि 2 हो। अगर n की वैल्यू 2 है, उसमें से -1 कर दें, तो फिर हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1। और मैंने कहा कि n-1 से के बराबर या उससे छोटी वैल्यूज हमने लिखनी है, और उससे छोटी वैल्यू कौन है, 0 है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ऑनवर्ड चलती जाती है। यहाँ मैंने कहा था 0 नहीं आता है, यहाँ 0 भी आता है। अगर 0 और 1 हो जाए तो 0 रिप्रेजेंट करता है s सब शेल को, लेकिन 1 रिप्रेजेंट करता है p सब शेल को, p को, ठीक है, ये p सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ, जब मेरे पास n की वैल्यू 3 होगी तो 3 - 1 करने से आंसर 2 निकलेगा, और जब आंसर 2 निकलेगा तो 2 से कम वैल्यूज को मुझे लिखना होगा। तो ये बन जाएगा 2, 1 एंड 0। l की वैल्यू 2, 1 और 0 बनेगी। 0 s को रिप्रेजेंट करता है, 1 p को रिप्रेजेंट करता है, 2 d सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने यहाँ सब शेल लिख कर दिए थे आपको, ठीक है। फिर जब n की वैल्यू 4 होगी तो 4 - 1 से आंसर 3 निकलेगा, और 3 से कम वैल्यूज मुझे सारी मेंशन करनी है। 3 से कम 2 होती है, 1 होती है और 0 होती है। और 0s को, 1p को, 2d को और 3 जाहिर है f को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये जो सारी बातें कि अगर वैल्यू 0 आ जाए s सब शेल होगा, अगर वैल्यू 1 आ जाए p सब शेल होगा, 2 आ जाए d सब शेल होगा, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें एक और बात भी बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इन सब शेल्स के स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबशेल या शेप ऑफ सबशेल कह लें, ये हमें पता चल गया, क्योंकि आपको पता है कि एस सबशेल स्फेरिकल होता है। मैं इरेज कर रही हूँ, आपको पता है ये सबशेल्स ही हैं। यहाँ मैं इनकी शेप्स मेंशन कर देती हूँ, स्ट्रक्चर्स इनके मेंशन कर देती हूँ। एस स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। उसके बाद पी डम्बल होता है, डम्बेल। डी डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बल, डम्बल। और एफ की शेप कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स शेप है, ठीक है। तो यहां से हमें शेप्स ऑफ सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमें अगर ये देखना है कि इन्हीं तमाम सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, जैसे मैंने शेल्स के अंदर निकाले थे वैसे ही मैं सबशेल्स के अंदर भी निकाल कर दे रही हूँ। तो सबशेल्स के अंदर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकालनी है, उसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स, वहां शेल्स में और यहाँ सबशेल्स में। और सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है 2 × 2l+1। एक वैल्यू में यहाँ पुट करके आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ, बाकी वैसे ही बता दूंगी, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर l की वैल्यू 0 हो, अगर l की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो 0 तो s सबशेल की बात हो रही है।
और एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वर्ड से देखिएगा 2 0 0 0 प्लस 1 1 1 क्रॉस 2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईएस में इलेक्ट्रॉन्स को कह रही हूं, एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगे मैं कहा नोट करूं, कहां लिख के दूं आपको, चलो मैं यहां लिख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ और यहाँ एक डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ। ये ब्लैक कलर से हम लिख रहे हैं, प्रोमिनेंट हो जाएगा। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूला की मदद से। आप इस फॉर्मूला में एल की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देख लें, आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाली इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा है थर्ड टाइप क्वांटम नंबर्स की, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्टूडेंट्स आप लोग ना ये बातें नोट करते जाएं या फिर इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, लेकिन जाहिर है स्क्रीनशॉट्स भी आपसे बाद में इधर उधर हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप इनको नोट करें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यूज हैं इनकी, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते, बल्कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि हमने जब भी n की वैल्यूज निकालनी है तो हम -l की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, फिर हम 0 से होते हुए पॉजिटिव l की वैल्यूज की तरफ जाते हैं, इससे हमें m की वैल्यूज मिल जाती है। इस बात से क्या मुराद है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको कुछ और लिख कर देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, अगर अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो फिर तो M की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 को हम नेगेटिव 0 या पॉजिटिव 0 नहीं लिखते होते, पता है आपको इस बात का। ठीक है। लेकिन अगर अगर L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू अगर 1 है, तो मैं उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में -1 के बाद 0 और फिर +1 से रिप्रेजेंट करूंगी। और अगर L की वैल्यू 2 है, तो फिर M की वैल्यू -2 से स्टार्ट होगी, -1 पे आएगी, 0 पे आएगी, +1 पे आएगी और +2 तक जाएगी। ठीक है। अगर L की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि यहाँ M की वैल्यूज हम कैसे निकाल रहे हैं, L की वैल्यूज से निकाल रहे हैं। तो M की वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज। अगर L की वैल्यू 3 है तो फिर ये वैल्यूज -3 से स्टार्ट होंगी, -2 -1 0 +1 +2 और +3 बनेगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने ना टोटल ये काउंट करने कितने कितने नंबर्स बन रहे हैं। यहाँ तो एक ही नंबर है, यहाँ 3 नंबर्स बन रहे हैं, यहाँ 5 बन रहे हैं और यहाँ 7 बन रहे हैं। ये जो 5 और 7 वैल्यूज बन रही हैं, ये हमें बताती हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। सॉरी, ये अब 14 है और 14 हमारा इस लाइन के साथ ही मिक्स एंड मैच हो गया, तो वो पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। ये 14 है। ठीक है ना, मैं दोबारा स्टॉप ये। अच्छा गौर से सुनिएगा, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब है, और ये m की वैल्यू 0 कब निकली थी, तब निकली थी जब l की वैल्यू भी 0 थी। L की वैल्यू भी 0 थी, और L की वैल्यू 0 हो तो फिर किस स्ट्रक्चर की बात होती है, S की बात होती है। और S की ओरिएंटेशन, S की सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन है, यानी जो S सबशेल है उसकी स्पेस में सिर्फ एक ओरिएंटेशन है। और ये मुझे किसने बताया, मुझे M की वैल्यूज ने बताया कि एक ही सिंगल वैल्यू निकल रही है, इसकी ओरिएंटेशन भी 1 होगी। फिर अगर M की वैल्यू 3 वैल्यूज आ रही है, 1 2 3, 3 तरह की वैल्यूज आ रही हैं, और ये तब निकली थी जब L की वैल्यू मैंने कहा था 1 है, और जब L की वैल्यू 1 हो तो फिर वो किस सबशेल की बात होती है, P सबशेल की बात होती है। तो स्टूडेंट्स P सबशेल की कितनी ओरिएंटेशंस हैं, P की 3 ओरिएंटेशंस हैं। कौन सी ओरिएंटेशंस हैं, P को PX, PY और PZ से आप लोग जानते हैं, PZ जिसको कहते हैं,
पी की 3 ओरिएंटेशंस हैं, इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, यूं कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद m की वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5 निकली थी तब, जबकि l की वैल्यू 2 थी। मैं यहाँ l की वैल्यूज पे मेंशन कर ही ना दूं, करूंगी तो मिक्स हो जाएगा, नहीं करूंगी तो आप लोग भूल जाएंगे, तो आप लोग खुद मेंशन करते जाएंगे। m की वैल्यू तब 0 थी जब l की वैल्यू 0 थी। m की तब 3 वैल्यूज निकली थी जब l 1 के इक्वल था। m की तब 1 2 3 4 5 वैल्यूज निकली थी जब l 2 के इक्वल था, और m की तब 7 वैल्यूज निकली जब l 3 के इक्वल था, ठीक है। अब गौर से सुनिए अगली बात, p की 5 वैल्यूज निकल रही हैं, सॉरी m की 5 वैल्यूज निकल रही हैं, m की 5 वैल्यूज निकल रही हैं, और 5 वैल्यूज तब निकल रही हैं जब l की वैल्यू 2 थी। और जब l की वैल्यू 2 हो तो गौर से देखें 2 रिप्रेजेंट करता है d सबशेल को, तो d के 5 ओरिएंटेशंस हैं, d की 5 ओरिएंटेशंस हैं, इनके नाम लिखवा रही हूं, dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि dz स्क्वायर डोनट शेप का होता है, डोनट जैसी शेप होती है इसकी, लेकिन यह हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वैल्यू हमारी रहेगी m की 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज तब निकलेंगी जब l की वैल्यू 3 हो, और जब l की वैल्यू 3 हो तो हम बात करते हैं f सबशेल की। f सबशेल के कितनी ओरिएंटेशंस होंगी, 7 ओरिएंटेशंस होंगी f की, 7 ओरिएंटेशंस हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम किस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें दे रहा है ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ये सबशेल के बारे में दे रहा था, ये शेल के बारे में दे रहा था, ये ऑर्बिटल्स के बारे में दे रहा है। और ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन हमें बता रहा है कि इसकी कितनी ओरिएंटेशंस, इसकी कितनी शेप्स हैं। 3 है p की, pxy px py pz, s को आप अकेला s लिखते हैं। d की 5 है, 5 ओरिएंटेशंस है, dxy dyz dxz x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। और f की 7 ओरिएंटेशंस हैं जो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बुक ने नहीं पढ़ाई हैं, तो बस आपको इतना ही याद रखना है जितना बुक ने बताया है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने पास नोट कर लें, और कोशिश करें कि साथ साथ ही नोट करते जाएं ताकि आपकी चीजें मिक्स ना हो, सही हो गया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करूंगी स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, लेकिन दो ऐसी चीजें जो आपने अपने पास नोट करनी है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर आप लोग दूसरा नाम, एजीमुथल क्वांटम नंबर का ही दूसरा नाम वो नोट कर लें, वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी उसके दो नाम हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी उसको कहते हैं, और साथ ही साथ उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। नंबर 2, एक और बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आपके पास जो भी हमने पढ़े मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, वहां मैंने आपको मेंशन किया कि p की 3 ओरिएंटेशंस हैं, आप उनको 3 ओरिएंटेशंस भी कह सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप उनको 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। लिख देती हूँ, स्पेलिंग नोट कर लें, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, d के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और f के 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और ये मैंने क्योंकि मिस कर दिया था इसलिए मैंने नोट करवा दिया है कि इस नाम से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग मुझे इससे पहले ये बताएं कि आप लोग नेक्स्ट किस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर चाहते हैं। आपको कौन सा ऐसा चैप्टर है कि जो अभी तक नहीं आता, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू तीनों चीजें आएंगी, और आप लोग चाहते हैं कि आपको एक ही लेक्चर के अंदर रिवाइज करवा दिया जाए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइप हमारी स्पिन क्वांटम नंबर की है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर में स्टूडेंट्स ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस स्टेट में हैं। स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट से मुराद है कि आपने पढ़ा है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ या अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी ये अर्थ है सपोज कर लें, और ये अपने ही मिदार के इर्द गिर्द घूमती है, अपने ही इर्द गिर्द घूमती है, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है, इस तरह से भी घूमता है, और सॉरी स्पिन भी करता है, और इस तरह से
राउंड मूवमेंट भी करता है। ये दोनों काम एट द सेम टाइम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्पिन करता है तो इसकी स्पिन दो तरह की हो सकती है। एक को हम प्लस हाफ कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव हाफ कहते हैं। प्लस हाफ का दूसरा नाम क्लॉकवाइज स्पिन या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन है, और नेगेटिव हाफ का दूसरा नाम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी है। ठीक है। और क्लॉकवाइज में आपने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरह से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, एक प्लस हाफ अपवर्ड है और दूसरा नेगेटिव हाफ डाउनवर्ड है। तो प्लस हाफ को हम इस तरह से शो करते हैं, जो कि नेगेटिव हाफ को इस तरह से शो किया जाता है हाफ एरोज की मदद से। और यही हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, मैं अगर सपोज आपको एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो एक तो इस तरह से कर सकता है और जो दूसरा है वो क्या कर सकता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर सकता है इस तरह से। ठीक है, यानी एक इस तरह से जा रहा है और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसी को हम स्पिन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का टॉपिक है। शेप्स चूंकि मैं आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के अंदर बता चुकी हूँ कि एस जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस जो सबशेल है, उसकी शेप स्फेरिकल है, पी की डबल है, और मैंने कहा कि जो डी है उसकी डबल डबल है और एफ की कॉम्प्लेक्स है। और मैंने आपको ये भी बताया कि एफ के डी के 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। और डी जेड स्क्वायर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उसकी शेप बता दूं, तो वो डोनट शेप है। एक तो इस तरह से बना हुआ है लूप, और उसके बाद एक इस तरह से बना हुआ है, और इस शेप को डी जेड स्क्वायर की इसको डोनट कहते हैं। और ये बात आप एमसीक्यू के लिए ये बात आप लोग अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स का, बल्कि उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारा टॉपिक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखिए क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सबशेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स लिख देती हूँ, उनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ कि शेल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि शेल्स कितनी तरह की हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख के बता दें कि 4 तरह की हैं। उनमें से एक का नाम के, फिर एल, एम और एन है। के अंदर मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ES से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने कहा कि एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद लास्ट यानी एंड में हमने कहा 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और फिर अगली बात गौर से सुनते जाएं। के शेल के अंदर हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल है और वह एस से। एल के अंदर हमने कहा 2 सबशेल्स हैं, जिनमें से एक एस है और दूसरा पी है। स्टूडेंट्स क्योंकि के शेल फर्स्ट शेल है इसलिए एस के साथ मैं 1 लिखूंगी। एल शेल क्योंकि सेकंड है इसलिए मैं एस के साथ और पी के साथ 2 लिखूंगी, 2s 2p। फिर एम है, एम के अंदर 3 थर्ड शेल है, थर्ड शेल होने की वजह से 3 सब शेल्स हैं इसमें। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स इन दैट शेल। जो भी नंबर है शेल का जो भी नंबर है वही सब शेल्स की तादाद होती है। तो अगर इसमें ये फर्स्ट शेल है, इसमें एक ही सब शेल है, ये सेकंड शेल है, इसमें 2 सब शेल्स हैं, ये थर्ड शेल है, इसमें 3 सब शेल्स होंगे, जिनमें से एस, पी और डी होगा। और जाहिर है कि थर्ड शेल के अंदर है, तो मैं सबके साथ 3 मेंशन कर दूंगी। ठीक हो गया। फिर फोर्थ शेल है, इसके 4 सब शेल होंगे, एस होगा, पी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। तो ये फोर्थ शेल होने की वजह से सबके साथ हम 4 नंबर मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इन शेल्स के अंदर, इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दूं, तो उसी को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहती हूँ। और ये बात मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ कि ये है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर इसका 23 है। हमने एटॉमिक नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, यानी इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 11 है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 11, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। अब इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है, और फिर करते हुए मैं इस तरह से मूव करूंगी। ठीक है। मैं कहती हूँ 1s के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो मैं ऐसे लिख दूं या फिर मैं ऐसे भी लिख दूं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर
दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 11 हमें पूरे करने हैं। फिर आ जाएंगे 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स, 1s के बाद कौन आ गया, 2s आ गया। अब 2s के बाद कौन आएगा, 2p आएगा, और 2p के अंदर आपको मैंने पीछे लिख के दे दिया है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। px है, py है और pz है। px में दो इलेक्ट्रॉन्स, py में दो इलेक्ट्रॉन्स, pz में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मिला के ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मैं आपको px, py और pz तीनों के अंदर फिलिंग कर देती हूँ ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो। ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल दुरुस्त। 2p के ऊपर 6 लिख देंगे, फिर भी सही, ठीक है। दोनों तरह से सही। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2 4 6 8 और 10, 11 इलेक्ट्रॉन है। 2p के बाद किसको आना चाहिए, 3s को। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ओनली 1। और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो फिर हम उसको क्लॉकवाइज यानी अपवर्ड शो करते हैं, डाउनवर्ड शो नहीं करते हैं। ये हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। मैं आपको एक और एलिमेंट की लिख देती हूँ जो कि कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर इसका 12 है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स में 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और 2p में बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स से 6 पूरे हो गए, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, 7 एटॉमिक नंबर, इसके अंदर 1s2 2s2 2p3, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 बचे हुए आ गए। फिर अगर मैं ऑक्सीजन की लिख दूं, 8 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। मैं ये तो देख सकूं कि मैं पढ़ाई तो जा रही हूँ, तो आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि प्रिंसिपल्स का है। मैं आपको बताया 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से फर्स्ट ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है, सेकंड को हुंड्स रूल या पॉली एक्सक्लूजन, एक पॉली एक्सक्लूजन है और फिर हुंड्स है। आप लोग देख लीजिएगा अरेंजमेंट कौन कौन सी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लें, अरेंजमेंट हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ऑफ द प्रिंसिपल। ऑफ द प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कैसे हमने सबशेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। आप जो देखेंगे ये तमाम सबशेल्स हैं s p d और f। इनमें से किसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किसके अंदर बाद में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैंने आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दी। मैंने 1s2 2s2 2p6 और 3s1 लिखा। मैंने 1s2 के बाद 3s1 क्यों नहीं लिख दिया या 2p6 पहले सबसे क्यों नहीं लिख दिया, ये सारी बातें कि कौन सा सबशेल कब किस जगह पर आएगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और कैसे फिल होंगे, ये हमें ऑफ ने बताया। और स्टूडेंट्स ज्यादातर लोग ऑफ ये वर्ड सुनकर ये समझते हैं कि क्या किसी केमिस्ट या किसी साइंटिस्ट का नाम है जिसकी बेसिस पे ऑफ प्रिंसिपल हम इसको कहते हैं, जबकि ये किसी केमिस्ट या किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग अप, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना। और मैं आपको बताती चलूं कि ऑफ प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स करनी है, लेकिन ये हम किसकी बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी करेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी। और इस बात से हमें ये समझ में आता है कि वो सबशेल्स जिनकी एनर्जी कम है हम उनको पहले फिल करेंगे और वो सबशेल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बाद में होगी। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई कि एनर्जी की बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है, लेकिन किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है कि हमें कैसे पता चलेगा। अब हमें ये पता करना है कि किस ऑर्बिटल या किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है। जैसे सपोज करी हूँ मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें से एक 3d है, दूसरा 4s है। मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये पता करने के लिए भी हमें ऑफ प्रिंसिपल ने ही गाइड किया है। ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि, तो स्टूडेंट्स मैंने कहा कि एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें ऑफ प्रिंसिपल से मिलती है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती है कि ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिटल की, किसी भी सबशेल की, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है और वो उनमें से एक
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, और दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। यानी ये दो क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज पे डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, शायद स्टूडेंट्स आपने कभी ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल्स भी सुना हो कहते हुए किसी को। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्बिटल सुना है और कौन कौन से ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्बिटल या ऑर्बिटल सुना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं और मैं आपको बताती चलूं कि दो तरह की इसकी प्रोनाउंसिएशन है। एक इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑर्बिटल और दूसरी है ऑर्बिटल, यानी आर को साइलेंट किया जाता है। और बाइटल शायद किसी को खुद को कहना पसंद है इसलिए, बाकी ये किसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ये दो हैं, एक ब्रिटिश में और एक अमेरिकन में। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें कहता था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को सम कर, इनकी सम करके वैल्यूज निकालते जाओ। जिस भी ऑर्बिटल के लिए, जिस भी सबशेल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू बड़ी आ जाए उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू स्मॉल होगी उनकी एनर्जी कम होगी। और फिर तो क्लियर हो गया, बल्कि क्लियर हो गया कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन्स तो पहले उसमें जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि एन प्लस एल की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि एनर्जी कैसी होगी। अब सपोज कर रही हूं कि अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें से एक 4s है और दूसरा 3d है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ इनमें से किसकी एनर्जी कम है और किस में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, 4 और 3 ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये n की वैल्यूज होती हैं। n की वैल्यू एक केस में 4 है और दूसरे केस में 3 है। मैं यहाँ पे एक तरफ आपको 4s के लिए बता रही हूँ, n की वैल्यू 4 और s की वैल्यूज आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा हुआ है कि s की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 s को रिप्रेजेंट करता है, 1 p को रिप्रेजेंट करता है, 2 d को रिप्रेजेंट करता है और 3 f की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ यूज करनी है। अब देखें 4 के साथ s है तो s की एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू 0 होती है। यहाँ 3 है n की वैल्यू और d की वैल्यू वहां से आप लोग देख सकते हैं कि 2 है। 3 प्लस 2 5 निकल आएगा और 4 प्लस 0 4 निकल आएगा। तो यहाँ n प्लस l की वैल्यू 4 और यहाँ 5 है। जाहिर है 4 छोटी वैल्यू है और अगर 4 छोटी वैल्यू है तो फिर एनर्जी भी किसकी ही कम होगी, ऑब्वियसली 4 की ही कम होगी, 4s की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स यानी इन दोनों में से 4s में जाएंगे और फिर 3d की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया तब की बात जब किसी एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी, किसी दूसरे की ज्यादा थी, तो हमने देखा पहले किस में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अगर दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जाहिर है इधर जाएंगे और मैं आपको दो ऐसे ऑर्बिटल्स बताती हूँ जिनके n प्लस एल वैल्यूज सेम निकल आती हैं। और स्टूडेंट्स उनमें एक है 3d और दूसरा है 4p। 3d के लिए देखिए n की वैल्यू 3 है, हमने n प्लस एल निकालना है ना, n की वैल्यू 3 है। 4p के लिए n की वैल्यू 4 है। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और वो आप वहां से भी देख सकते हैं, और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर यहाँ पे भी 5 निकल रहा है, यहाँ पे भी 5 निकल रहा है। और अगर दोनों का आंसर सेम निकल रहा है, n प्लस एल वैल्यू दोनों की सेम निकल रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों की एनर्जी तो सेम हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेकर जाएंगे, ये आ जाएगा मसला। तो फिर इस मसले को हल करने के लिए हम देखेंगे n की वैल्यूज को। n की वैल्यूज ये वाली है, एक 3 और एक 4। n की वैल्यू 3 कम है n की वैल्यू 4 से, यानी जहां पे n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी तो वैसे सेम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे। 4p और 3d में से पहले फिलिंग होनी है 3d और उसके बाद फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की 4p में। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि अगर दो की एनर्जी, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तब क्या करेंगे, अगर दोनों की एनर्जी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, फिर क्या करेंगे। और अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो कमेंट सेक्शन में टिक का निशान लगाते जाए या फिर 100% लिखते जाए ताकि समझ आ जाए कि यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका है, मजे ही मजे हैं, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे चलते हुए स्टूडेंट्स देखें, हमने ये मसले हल कर लिए, लेकिन एक एनर्जी का ट्रेंड बता रही हूँ, एनर्जीज का एक ट्रेंड बता रही हूँ जिसको आपने करना है याद।
और उसको याद करने के लिए आपको मुश्किल पेश आएगी, पता है मुझे, ठीक है। और अगर उसको याद करने के लिए मुश्किल आएगी तो फिर जाहिर है मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मैं उस मुश्किल को करूंगी दूर। दूर करने के 2 तरीके बता रही हूँ। एक तरीका ये है, ये लिखी हुई है मैंने स्कीम, इसमें 1s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s, 4 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, और फिर 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s। अब जब भी आपने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1s में, फिर जाएंगे 2s में, फिर जाएंगे 2p में, 3s, 3p, 4s में एंड सो ऑन। ये कैसे याद करूंगा मैं, ये है मसला आपका, क्योंकि ये तो इतना सारा याद नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए नोट करते जाएं, नोट करते जाएं, नोट करते जाएं। मैं नहीं लिख कर दे रही, आपने लिखना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ठीक है। और इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पहले कौन सा ऑर्बिटल आना है और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आना है। अच्छा, मेरे कुछ शहजादे बच्चे वो भी होंगे कि जिनको ये तो याद हो जाएगा, लेकिन जिनको ये याद नहीं होगा कि ये नंबर्स पहले कभी 4 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, ये कैसे याद करनी है भाई। तो उनके लिए भी है मेरे पास एक तोड़। उनके लिए तोड़ ये है कि आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। 1s लिखे, 1s के नीचे 2s लिखे, फिर 2p लिखे, फिर 3s लिखे, 3p लिखे, 3d लिखे। और ये क्या चीजें हैं, ये तो वही चीजें हैं जो क्वांटम नंबर्स में पढ़ आई हैं कि 1s यानी फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल था। फिर सेकंड शेल में 2 सब शेल थे, फिर थर्ड शेल में 3 सब शेल थे, फिर 4 में 4 सब शेल थे, फोर्थ शेल में वही लिखे हुए हैं। और फिर यहाँ से हमने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स मजेदार चीज होगी यहाँ से स्टार्ट, आपने कुछ इस तरह से चीजों को एरो लगा लगा के क्रॉस करके जाना है, ठीक है। फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर यहाँ से चलते हुए इस तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से चलते हुए ऐसे निकल जाएंगे, और ऐसे निकलने के बाद यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखें, अब आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। 1s लिखेंगे, 1s के बाद फिर यहाँ से नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, वापस ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, 1s लिखेंगे, फिर 2s लिखेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर आके लिखेंगे जी 2p 3s, फिर यहाँ से पीछे जाके यहाँ से आएंगे 3p 4s, फिर यहाँ से 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, 4f 5d 6p एंड 7s। और यहाँ नीचे मैच करके देख लें, जो बातें मैंने बोली हैं वो सेम हैं। तो इसका मतलब है कि आपको याद हो गया, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको एनर्जी डिफरेंस का पता है, और आपको पता है कि इनमें से पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर किसमें जाएंगे, फिर किसमें जाएंगे, और कैसे कैसे जाएंगे, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने काफी सारी बातें सीख ली और ऑफ प्रिंसिपल काफी हद तक हमारी मुट्ठी के अंदर आ चुका है। अब हम एक छोटा सा टेबल देखेंगे जो कि आपकी बुक ने बनाया हुआ है और जिसमें डिफरेंट क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। देखिए, बुक बताती है कि n की वैल्यूज बता रहा हूँ, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। ऐसे है ना, जीरो से तो स्टार्ट नहीं होनी ना, कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। अगर किसी को लग रहा है कि जीरो से n की वैल्यू स्टार्ट होनी है तो उसको लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, उसको माफी मिल जाएगी। फिर हम चलेंगे एल की वैल्यूज लिखेंगे, और आपको पता है कि एल की वैल्यूज जहां n की वैल्यू 0 है, जहां n की वैल्यू 1 है वहां l की वैल्यू 0 होगी, जहां n की वैल्यू 2 है वहां l की वैल्यू 0 और 1 होगी, जहां n की वैल्यू 3 है वहां 0 1 2 होगी, जहां n की वैल्यू 4 है वहां 0 1 2 और 3 होगी, ठीक है। अब हमारे पास n की वैल्यूज भी हैं, l की वैल्यूज भी हैं। अब हम निकालेंगे n प्लस l की वैल्यूज, यही तो हमारा मेन मकसद है, ठीक है। तो फिर ये देखें, करते जाते हैं जल्दी जल्दी। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 एंड 4 प्लस 2 7। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली मजेदार बात सुने। जब भी फर्स्ट यानी n की वैल्यू 1 हो, फर्स्ट शेल की बात होती है, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है और वो है s। जब भी n की वैल्यू 2 हो तो
टू में तो दो सबशेल्स हैं और उनमें से एक एस था, दूसरा पी था, 2s 2p। ठीक है, फिर जब भी 3 हो वैल्यू तो थर्ड शेल की बात होगी। थर्ड शेल में तीन सबशेल्स होते हैं, एक होता है 3s, फिर होता है 3p, फिर होता है 3t। फिर 4 में 4s 4p 4d एंड 4f होता है। अब स्टूडेंट्स इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको बताने जा रही हूँ। और ये क्या, यहाँ पे तो हमें नजर आना ही बंद हो गया। तो चलिए मैं ऊपर की स्पेस देख के वहां आपको लिख कर देती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता है कि आपने ये n प्लस एल की वैल्यूज निकाली। n प्लस एल की वैल्यूज जिसकी छोटी हैं, माइनस की बात करी हूँ, उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 2s की 2 वैल्यू है उसके अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। फिर 3 दो वैल्यूज के लिए निकला है, 2p के लिए भी और 3s के लिए भी। तो मैंने कहा जब दोनों की एनर्जी सेम हो जाए, दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए, तो आपने स्टार्टिंग के नंबर को देखना है। 2 छोटा होता है 3 से, इसके पहले इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे और इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोल के बता दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं काफी घंटों से लगी हुई हूँ और मैं थक चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे तेज बोलना चाहिए। आप लोग स्पीड जरा आगे पीछे करके समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे बोर्ड करना होगा रेस, ताकि मैं बाकी के दो प्रिंसिपल आपको समझा सकूं, जिसमें से एक है पॉली एक्सक्लूजन और दूसरा है हर्ट्ज रूल। और फिर उसके बाद हो जाएगा टाटा बाय बाय। ठीक है, तो चले मैं बोर्ड रेस कर दूं। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट टू टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। और लास्ट टू टॉपिक्स में एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा है हर्ट्ज रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ सारी चीजें। मेरे पास है हीलियम। हीलियम एक एटम है, ठीक है, हीलियम का एक एटम है मेरे पास और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। सही हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ। वैसे मुझे यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है। अब 2 एटॉमिक नंबर होने से मुराद है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, और अगर 2 प्रोटॉन्स हैं स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 2। मैंने ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो किया कि मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के भी सारे क्वांटम नंबर्स लिखूंगी, सेकंड के भी सारे क्वांटम नंबर्स लिखूंगी। क्वांटम नंबर्स मैं आपको लिख देती हूँ, क्योंकि हीलियम का 2 ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट शेल में ही आ जाएंगे। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n वैल्यू शेल नंबर फर्स्ट ही है। आपको पता है l की वैल्यूज कैसे निकलती हैं, n माइनस वन करके। अगर n की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 करूंगी तो 0 निकल आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी। और आपको पता है कि l की वैल्यूज को ही नेगेटिव और पॉजिटिव लिखने से n की वैल्यूज निकलती हैं। 0 को ना तो मैं माइनस 0 लिख सकती हूँ ना प्लस 0 लिख सकती हूँ, इसलिए सिर्फ 0 और सिर्फ 0 लिख दूंगी। अब आती है इनकी स्पिन्स की बारी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ होगा और दूसरा नेगेटिव हाफ होगा, यानी एक की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल है, इसे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए तमाम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देखी जाए तो वो सब सेम कभी नहीं हो सकती। फर्स्ट 3 अगर सेम हो भी जाए तो लास्ट यानी s की वैल्यू सेम नहीं होती है। यही बात हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताई। और पॉली किसी केमिस्ट का नाम है, वो कहता था कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि दोनों एक ही एटम के अंदर पाए जा रहे हैं कैन नेवर हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तमाम क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, चाहे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के हैं और एक ही शेल के अंदर भी क्यों ना पाए जा रहे हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर भी क्यों ना पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स इसी की एक दूसरी स्टेटमेंट भी है, और वो स्टेटमेंट ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स in an orbital will always have opposite spins। हमेशा उनकी स्पिन्स क्या होंगी, ऑलवेज हैव ऑपोजिट स्पिन्स। स्पिन्स हमेशा ऑपोजिट रहेंगी, कभी सेम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और इसी बात को आगे हम हर्ट्ज रूल में जाके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हर्ट्ज क्या बताता था, हर्ट्ज हमें बताता था कि सपोज कर लीजिए मैंने 2p लिखा हुआ है, 2p में px भी है, py भी है और pz भी है, तो तीनों ही क्योंकि 2p के हैं ऑर्बिटल्स, इसलिए तीनों की एनर्जी सेम है। तीनों की एनर्जी सेम है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी,
ये हमें हर्ट्ज रूल ने बताया। हर्ट्ज कहता था कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स हों तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बजाय इसके कि दो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन्स के साथ आए, वो कहता था अगर स्पेस अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएंगे और सेम स्पिन के साथ होंगे। ठीक है, तो सेम स्पिन के साथ डिफरेंट यानी अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। सेम स्पिन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इंस्टेड ऑफ opposite spin but same orbital। ये बात आपको शायद समझ ना भी आ रही हो, ये बात मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखिए यहाँ मैंने ना आपको कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाई हैं। ये मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हुए हैं। फर्स्ट मैं कार्बन के लिए ड्रॉ किए हैं, सेकंड मैंने नाइट्रोजन के लिए ड्रॉ किए हैं और थर्ड मैंने ऑक्सीजन के लिए ड्रॉ किए हैं। तो ये तीनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए 1s की एनर्जी हमने पिछले रूल में, पिछले प्रिंसिपल में डिसाइड कर लिया कि कम होगी 2s से। 2s की एनर्जी कम होगी 2p से, इसलिए मैंने नीचे सबसे कम एनर्जी फिर से ज्यादा रखी है सबके अंदर। अब हर्ट्ज रूल ये कहता था कि ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, ये मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं और ऑर्बिटल्स भी कौन से एनर्जी के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से मैंने ड्रॉ कर दिए। फिर वो कहता था इन ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और इलेक्ट्रॉन्स को मैं एरोस की मदद से शो करूंगी। किसकी मदद से? एरोस की मदद से। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिटल में आ जाएंगे विद ऑपोजिट स्पिन्स, और देखा मैंने एरोस की मदद से ड्रॉ किया। दूसरे ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बट विद ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल बच गए? 2 बचे हुए हैं। अब हर्ट्ज रूल ये कहता था कि बजाय इसके कि बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे शो करूं कि px के अंदर 2 डाल दूं और बाकी दोनों को खाली रहने दूं। कहता था आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ और एक को यहाँ डालो, यहाँ दोनों को ऑपोजिट स्पिन के साथ ना डालो। उसकी वजह क्या है? कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन क्रिएट करते हैं और अगर स्पेस है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करते हैं। हम क्यों रिपल्शन की तरफ लेकर जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे होगी। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे और फिर बचे हुए 3 यहाँ आ जाएंगे। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ आ जाएंगे, 4 और 5 6 7। अब कितने बच गए? अब बच गया एक, और अब उसको मैं लाऊंगी px में और अब मैं उसको ऑपोजिट स्पिन के साथ शो करूंगी। यानी मुझे पहले सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है विद सेम स्पिन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर उसको मैं सबसे स्टार्टिंग वाले में ऑपोजिट स्पिन के साथ शो कर दूंगी। ऐसे नहीं करूंगी कि ये जो ऑपोजिट स्पिन वाला है यहाँ डाल दूं, नो नॉट एट ऑल, आई हैव टू प्लेस इट इन px। ठीक है, और ये बातें हमें कौन बता रहा था? ये हमें हंट ने बताई थी। हंट कह ले या हंट कह ले, आपकी अपनी चॉइस है, स्पेलिंग आपको आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आज का कंप्लीट चैप्टर रिव्यू है, कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट लेक्चर है और आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करने में बहुत आसानी मिलेगी और इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे। तो नेक्स्ट आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।